हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे मांग एवं मांग से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर की, जो कि रहने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के। तो पहला जो प्रश्न है आपके पास वो है बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर होंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना चाहिए? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है तत्व मांग के नियम में निहित होने चाहिए, यानी मांग में निहित होने चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, अक्ष के समानांतर और लंबवत। तो आपने पढ़ा होगा मांग वक्र का जो ढाल होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, और इसका जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से उनकी मांग में वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि यदि जो आवश्यक वस्तु है नमक की कीमत यदि कम भी हो जाएगी तो आदमी उसको अधिक नहीं खरीदेगा। अगला प्रश्न है चौथा, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, उपयुक्त सभी। तो ये सभी तत्व आपकी मांग को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं? पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। स्थानापन्न का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता एक ही है, जैसे चाय और कॉफी या गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी का जो उद्देश्य है वो मीठे मीठे का कार्य करने का है, तो इसलिए वो स्थानापन्न वस्तु के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मांग का नियम है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो मांग का नियम आपका गुणात्मक कथन है। ये सिर्फ गुण के बारे में बताता है, यानी दिशा के बारे में बताता है कि कीमत कम होगी तो मांग अधिक होगी, और मांग कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। मात्रात्मक कथन आपका मांग की कीमत लोच यदि पूछे तो ये है मात्रात्मक कथन। प्रश्न नंबर 7 है, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? पी एक्स, डी एक्स बराबर पी एक्स, डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स, इनमें से कोई नहीं? तो डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स। प्रश्न नंबर 8, जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है? कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, ये सभी। तो ये ऑल सभी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है सीधे संबंध को, धनात्मक संबंध को, विपरीत संबंध को, इनमें से कोई नहीं? तो विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है 10वां, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, उपयुक्त सभी। तो ये मांग में कमी के ये सभी कारण है। आय कम होगी तो तब भी डिमांड कम करेगा, क्रेताओं की संख्या में कमी तब भी डिमांड कम होगी, उपभोक्ता की रुचि यदि बदल जाए तब भी डिमांड कम होगी। प्रश्न नंबर 11 है, मूल कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं? बढ़ेगी, क्योंकि यदि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से यदि कॉफी 20 से 30 हो जाती है और चाय 10 की 10 ही रहती तो
आदमी चाय की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तो मांग में संकुचन होता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका जो उत्तर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनके कारण तो परिवर्तन होता है। मूल्य वृद्धि से किफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है हमेशा। तो जब मूल्य वृद्धि होगा तो किफिन वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी। किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अपरिभाषित। तो ऋणात्मक होती है। अगला जो प्रश्न है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? निम्न कोटि की वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं और वो दोनों। तो गिफिन वस्तुओं की जो डिमांड है उसको घटा देता है। प्रश्न नंबर 17 है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, इनमें से सभी। तो ये सभी फैक्टर हैं। अगला जो प्रश्न है, एक वस्तु की मांग वक्र डी से खिसककर डी डैश हो जाती है। वस्तु की कीमत कम हो सकता है, वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, पूर्व वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। तो इसमें कारण क्या होगा? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। तो ये थे मांग एवं मांग के नियम से संबंधित 18 प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। अगले जो प्रश्न है वो है आपके, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्तिगत लागतें, अव्यक्त लागतें, उपयुक्त सभी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ भी, व्यक्तिगत लागतें भी, अव्यक्त लागतें, ये सभी सम्मिलित की जाएंगी। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमे की प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का क्रय। तो ये कच्चे माल की लागत आपकी स्थिर लागत नहीं है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या कहलाता है? बढ़ता जाता है। स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता जाता है, या घटता जाता है तो बढ़ता जाता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो इसमें परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है यदि उत्पादन बंद हो जाएगा तो। निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अलग अलग ऐसे पूछ सकता है। तो औसत परिवर्तनशील लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत आपका क्या है? टीवीसी प्लस क्यू। टीवीसी प्लस क्यू आपका औसत परिवर्तनशील लागत है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है आपका, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो इस तो और बहुत दोनों सही आंसर है। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। तो ये कुल परिवर्तनशील लागत को व्यक्त कर रहा है जिसे आपकी टीवीसी कहते हैं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है
आर्थिक लागत, तो ये भी पूछा जा सकता है। आर्थिक लागत अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना कितनी होती है? तो ये MC इज लेस देन इक्वल टू AC। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? AC बराबर TFC माइनस TBC, AC बराबर TFC माइनस TFC प्लस TBC, AC बराबर TFC प्लस ABC, AC बराबर AFC प्लस ABC होता है। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत वो विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण आय, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है औसत लागत वक्र का आकार U अक्षर जैसा होता है। तो ये आपकी न्यूमेरिकल है, इसको आप निकाल सकते हैं। अगली प्रश्न है आगम वाले चैप्टर से। AR प्रदर्शित करता है TR अपॉन TQ। तो AR किसे प्रदर्शित करता है? TR अपॉन TQ को। MR प्रदर्शित किया जाता है चेंज ऑफ TR अपॉन चेंज ऑफ TQ। किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? औसत आगम और कीमत एक है। औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है और वो दोनों, क्योंकि AR को ही डिमांड करके से जाना जाता है। निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो ये एकाधिकारी प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और दोनों। तो एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में सीमांत आगम MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में AR बराबर MR होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है AR इज ग्रेटर देन MR। संलग्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो एकाधिकार को प्रदर्शित करता है। तो ये थे आगम से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? जहां आपका MR बराबर MC और जहां MC वक्र रेखा MR को नीचे से काटे, तो और वो दोनों, तो ये दोनों कंडीशन उसमें होनी चाहिए, तभी जो है फर्म का लाभ पूरी शर्त को पूरा करेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? AR MR, AR और MR दोनों, AR और MR दोनों स्थिर रहते हैं। अगला प्रश्न है 11 पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। अगला जो प्रश्न है ये न्यूमेरिकल है, इसको आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है औसत आगम इसके समान है। कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना, कीमत और वो दोनों। तो औसत आगम इसके समान है, कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना और कीमत। कुल आगम TR उत्पादन मात्रा Q तथा N इकाई मात्रा हो तो सीमांत आगम होगी आपका TRN माइनस TRN माइनस 1, इसको हम क्या लिखते हैं MR, और ये हो गया TR में परिवर्तन बटे Q में परिवर्तन, तो ये भी MR कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ही संबंध है? सीमांत आगम MR बराबर औसत आगम AR E माइनस 1 अपॉन E। कुल आगम TR बराबर MR इंटू E माइनस 1 अपॉन E। A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये है आपका सीमांत आगम MR बराबर AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E। अगला प्रश्न है एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है? फर्म की सीमांत आगम
औसत आगम से अधिक होगी, औसत आगम से कम होगी, औसत आगम के समान होगी, शून्य होगी। तो ये थे आगम से संबंधित प्रश्न। अगली प्रश्न है आगम से ही फर्म की संतुलन में होता है MR बराबर MC। जब फर्म संतुलन होता है MR बराबर MC होगा। उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? तो उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं? आगम, कुल आगम और कुल लागत रीति, सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति, और वो दोनों, इनमें से कोई नहीं तो और वो दोनों। ये कंडीशन होती है उत्पादक संतुलन की। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? इसमें आपकी MR बराबर MC होना चाहिए और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। फर्म की अंतिम संतुलन दशा में MC वक्र MR वक्र को ऊपर से काटता है, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए हमेशा। फर्म की संतुलन की प्रथम शर्त MC = MR। फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत यानी MR बराबर MC। सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटे तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये थे आपके आगम से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। अगले प्रश्न है आपकी पूर्ति से संबंधित। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? किसी समय अवधि, कीमत और वो दोनों, ये दोनों से जुड़ी होती है, यानी किसी समय अवधि से, टाइम पीरियड से भी होगी और कीमत से भी। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक आपकी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपके निर्धारक घटक हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ये भी सही है। पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये सभी पूर्ति वक्र के ही विशेषताएं हैं। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो सप्लाई बराबर फंक्शन ऑफ पी का मतलब है प्राइस। 5वां है पूर्ति के नियम के निम्नलिखित में कौन सी मान्यताएं हैं? बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर होती रहती हैं। तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है और उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपकी पूर्ति नियम की मान्यताएं हैं। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? पूर्ति का नियम को व्यक्त करता है। पूर्ति में कमी की निम्नलिखित में कौन से कारण है? उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपके कारण हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन, पूर्ति में वृद्धि। ये पूर्ति का विस्तार प्रदर्शित करता है और पूर्ति का विस्तार जो है आपके ओरिजिनल पूर्ति वक्र पर होता है। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, उसे पूर्ति कहते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है। ये नियम है आपका जेबीसे का नियम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये थे आपके आगम, मांग और पूर्ति से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और ये इनमें से कई प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना आने वाले बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और समझें, जिससे कि आपको
बोर्ड के प्रश्न पत्र हल करने में सुविधा मिल सके। थैंक यू।